सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जवान कुन और डूगू युन में फाइट होने लग गई थी, पर जवान कुन काफी कमजोर था जिससे डूगू युन उसके हार तक पहुंच गया। पर वो उन दुश्मनों के वंशजों का नहीं था जिसने उसके गार्डियन क्लैन के लोगों को मारा था। शियाओ ने डूगू युन को फाइट के लिए चैलेंज किया और दोनों के बीच में एक काफी फियर्स फाइट स्टार्ट हो गई थी। डूगू युन शियाओ को हरा नहीं पा रहा था, इसीलिए दोनों ने अपने वेपन को बाहर निकाला और फाइट करने लग गए थे। पर तभी वहाँ होली एकेडमी का मैसेंजर भी आ गया था जिसे युआन चिप लेकर आया था, पर उन दोनों ने ही उन्हें खूब पीटा और उनकी हालत खराब कर दी। डूगू युन वहाँ से ताइचू एशियन माइन की तरफ निकल गया, पर वो अकेले उस खतरनाक माइन में नहीं जा सकता था, इसीलिए तीनों एल्डर ने भी उसकी मदद की थी, जिससे डूगू युन ने समझौता कर लिया था कि वो सभी तियाशिन डिसेबल को ग्रेव टॉम में लेकर जाएगा। और वो सभी स्पेस में निकल गए थे, पर रास्ते में वॉर स्पिरिट उन पर हमला करने लग गए थे और वो तियाशिन डिसेबल को मारकर खा रहे थे। शियाओ ने एक लड़की की मदद की थी और उसे पता चला कि इन वॉर स्पिरिट की एनर्जी उसकी बॉडी को नरिश कर रही है, जिससे वो खुश हुआ और अब वो काफी सारे वॉर स्पिरिट को मारने लग गया था, जिसकी एनर्जी भी उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही थी। बाकी सभी भी ये देख लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये वॉर स्पिरिट वहाँ की प्रीमोडियल स्पिरिट को नरिश कर रहे हैं और अब वो भी मौके का फायदा उठाने के लिए उन वॉर स्पिरिट को मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। वहीं तियाशिन एकेडमी के तीनों एल्डर एशियन एंसेस्टर वॉर स्पिरिट से लड़ने में लगे हुए थे। उन्होंने शिप के ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट किया हुआ था, जिससे वो एशियन एंसेस्टर वॉर स्पिरिट उस एनर्जी शील्ड को तोड़ नहीं पा रहा था। वो अब अपने क्लोज से उस पर हमला करने वाला था। एल्डर को आभास हो गया कि ये हमला काफी पावरफुल होने वाला है, इसीलिए वो अपनी पावर से बैरियर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिससे वो क्लो अटैक भी बैरियर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और अब फोर्थ एल्डर अपनी पावर से एशियन वॉर स्पिरिट की बॉडी को जकड़ने लगते हैं। थर्ड एल्डर भी अपनी जायंट प्रीमोडियल सोर्स से हमला करके उसे मार डालते हैं और अब सेकंड एल्डर डिस्क फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उन वॉर स्पिरिट की शिप पर हमला करते हैं और उस पूरे शिप को ही तबाह कर देते हैं। उस शिप के नष्ट होने के बाद सोल पावर इमोर्टल सीट बाहर आता है, जो एक टॉप क्वालिटी का सीट था, जिसे देख तीनों एल्डर हैरान थे। थर्ड एल्डर बताते हैं कि ये एक ऐसा सीट है जो प्रीमोडियल स्पिरिट पावर की शक्ति को समाहित करके रखता है। सभी बस इसी असमंजस में थे कि आखिर यह सीट कहां से आया। तभी लाइटनिंग के साथ शियाओ तेजी से आगे आता है और उस सीट की तरफ बढ़ने लगा। सभी समझ गए थे कि वो उस इमोर्टल सीट को हासिल करना चाहता है। अब बियान यू और बाकी सभी डिसेबल भी उस सीट को पाने की चाह में शियाओ के पीछे जाते हैं, पर शियाओ अपनी सील पावर का इस्तेमाल करके उसे सोल पावर इमोर्टल सीट पर सील लगा देता है। वांगशी सभी से कहती है कि हम इसे ये सीट प्राप्त करने नहीं दे सकते। सभी डिसेबल अपनी पावर से शियाओ पर हमला करने लगते हैं, पर शियाओ ने उससे सोल पावर सीट को हासिल कर लिया था और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। सभी भयभीत हो जाते हैं। तीनों एल्डर जानते थे कि सभी डिसेबल सीट की लालच में शियाओ पर हमला करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वो अपनी पावर से शियाओ के चारों तरफ एक बैरियर बना देते हैं और कहते हैं कि ये स्ट्रगल यही समाप्त होता है। सीट शियाओ ने हासिल कर लिया है, पर तुम सभी परेशान ना हो, आगे तुम्हारे पास भी कई सारी अपॉर्चुनिटी होगी। और वो शियाओ को शिप पर ले आते हैं। स्टूडेंट कहते हैं कि ये एल्डर वांग का कुछ ज्यादा ही पक्ष लेते हैं और ये सिर्फ इसे ही क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तभी 10 क्राउन किंग तियानजी बोलता है कि क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि एल्डर ने भी तुम सभी की रक्षा की थी। और अब वो सभी वापस से आगे बढ़ने लग जाते हैं। थर्ड एल्डर उस सोल पावर सीट को देख रहे थे। वो कहते हैं कि ये सीट वर्ल्ड ट्रीसी डलिंग और कॉस्मिक एम्ब्रियो सीट की पावर के आसपास भी नहीं है, लेकिन ये अभी भी एक रेयर हाई लेवल का सीट है। शियाओ उस सीट को ले लेता है। फोर्थ एल्डर निराश हुए कहते हैं कि हमारे कई सारे टैलेंटेड कल्टिवेटर सिर्फ इस सिंगल सेलेस्टियल सीट के चक्कर में मारे गए। अफसोस की बात है कि हम उन्हें बचा नहीं पाए, पर हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहाँ की लड़ाई इतनी भयानक होने वाली है, 10 लोगों में से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाएगा। शियाओ सोचता है कि इस सीट की गुणवत्ता इतनी ज्यादा खास नहीं है। अगर मैं एशियन इमोर्टल पाथ के शिखर पर पहुंचना चाहता हूं तो मुझे एक सुप्रीम सीट को ढूंढना होगा। अब वो सभी बाउंड्री टॉम की गहराई में आ चुके थे जहां उन्हें और ज्यादा सीट मिल सकते थे, पर तभी वहां काले धुएं के साथ एक खोपड़ी उनका रास्ता रोक लेती है, जो टाइम एंड स्पेस ट्रिब्यूलेशन होता है। स्कल कहता है कि तुम सभी चींटियों की तरह मामूली कीड़े हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे फॉरबिडन ग्राउंड में घुसने की। इस जगह की अपॉर्चुनिटी तुम्हारे छूने लायक बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्कल पूरी शिप को ही निगल जाएगा, जिससे सभी काफी डरे हुए थे। पर ये दूसरी दुनिया का एक रॉयल प्रिजनर होता है जो सभी को वापस लौटने की बोल रहा था। डूगू युन सोचता है कि ये नेदर वर्ल्ड
कि रॉयल क्लैन का बंधक है जिसे एंसेस्टर ने कैद किया था। थर्ड एल्डर कहते हैं कि तुम सिर्फ एक कैदी हो, फिर भी तुम्हारी हमारे प्रति इस तरह अभिमानी होने की हिम्मत कैसे हुई? तुम तो खुद यहाँ आए भी नहीं। यह तो तुम्हारा सिर्फ एक प्रोजेक्शन है और हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। वो अपने सभी डिसेबल से कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इससे हम निपट लेंगे। और वो अपनी पावर से एक सेल को क्रिएट करके एंडलेस फिनिक्स बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है, जो उस स्कल पर हमला करके उसे नष्ट कर देती है, जिससे एक तेज विस्फोट होता है और अब उनके सामने वर्ल्ड ट्री प्रकट हो जाता है, जिसे एशियन सन ट्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसमें से सूरज की तरह ही तेज एनर्जी निकल रही थी। सभी डिसेबल कहते हैं कि वो प्रोजेक्शन इसीलिए प्रकट हुआ था ताकि वो हमें एक एशियन ट्री तक पहुंचने से रोक सके। उस एशियन ट्री पर कई सारे फ्रूट भी मौजूद थे। शिहाओ को पुरानी बातें याद आती है और वो सोचता है कि यह वही गोल्डन ट्री होना चाहिए जो मैंने सालों पहले देखा था और अब यह एक एशियन वर्ल्ड ट्री बन चुका है। फोर्थ एल्डर बताते हैं कि जो भी एशियन वर्ल्ड ट्री बनना चाहता है उन्हें प्राचीन दुनिया के इम्प्रिंट को एब्जॉर्ब करने के लिए इस टॉम रियल्म में आना पड़ता है, तब जाकर ही ये अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा कर पाते हैं। पर यह ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं है। एवोल्यूशन पाथ के दौरान जब तक कोई टॉप लेवल का प्राणी इसके साथ ना हो जो ट्रिबुलेशन के आपदाओं से बचने में मदद कर सके, तो इनका वर्ल्ड ट्री बनना मुश्किल होता है। यानी अभी तक ये वर्ल्ड ट्री नहीं बना था, बस ये वर्ल्ड ट्री बनने के काफी करीब होता है। तभी उस ट्री में मौजूद एक लेडी को दिखाया जाता है जिसकी नजर वांग पर पड़ती है क्योंकि वही था जिसकी उसे तलाश थी। सभी डिसेबल समझ गए थे कि इस लेडी को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह वांग की तरफ देख रही है। अब वो लेडी अपने ट्री के साथ वहां से जाने लगती है, जिसे देखते ही देखते पोर्टल के अंदर वो ट्री समा रहा था। सेकंड एल्डर कहते हैं कि हमें इनका पीछा करना होगा। हालांकि इस ट्री का इस्तेमाल सेलेस्टियल सीड के रूप में नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी भी ये एवोल्यूशनरी स्टेज में है, इसीलिए ये निश्चित रूप से एक सुप्रीम क्रिएशन साइट पर जाएगा जहां हमें इमोर्टल सीड मिल सकते हैं। और अब वो अपने जहाज से उस ट्री का पीछा करने लगते हैं, जिससे वो एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब हमें फेरी वॉरशिप को दिखाया जाता है जो इमोर्टल एकेडमी का शिप होता है, जिसमें एल्डर जियो जियांग अपने सभी डिसेबल के साथ इमोर्टल सीड की तलाश में ही आए थे। वो मुस्कुरा रहे थे और कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कुछ कुत्ते पहले ही यहाँ आ चुके हैं। वो तियानशन एकेडमी की बात कर रहे थे। अब हमें आधे महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। तियानशन एकेडमी का शिप अभी भी लगातार आगे बढ़ रहा होता है। एल्डर बताते हैं कि प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार किसी व्यक्ति ने 5 डिमंस की पावर का इस्तेमाल किया था, जिससे उसने एक परफेक्ट फ्लॉलेस सुप्रीम हेवनली सीड को यहाँ सील कर दिया था। अब उस लैंड ऑफ 5 एलिमेंट स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जिसने इस सीक्रेट रियल्म को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। तियानशन एकेडमी का शिप वहाँ मौजूद पोर्टल से अंदर जाने वाला था, इसलिए एल्डर सभी को बता रहे थे कि अगर तुम्हें वो सुप्रीम हेवनली सीड मिल गया तो तुम निश्चित रूप से टॉप पर पहुंच जाओगे और उस हाफ वर्ल्ड ट्री की जेड 5 एलिमेंट स्पेस में यिन यांग के रूप में विलीन हो चुकी है, जिसे 5 डीमंस के नाम से जाना जाता है। या फिर हो सकता है कि उन 5 डीमन का मतलब उन जगह से हो जहां यिन और यांग एनर्जी इस जगह के बिल्कुल विपरीत है, अर्थात वो 5 एलिमेंट का एक बड़ा फॉर्मेशन भी हो सकता है और वो उस पोर्टल के अंदर आ जाते हैं और अब वो अपने यिन यांग की पावर उसे 5 एलिमेंट लैंड को समझने लगते हैं। और वो बताते हैं कि बैटल पपेट ने डिटेक्ट किया है कि अब रिवर से 5 एलिमेंट फॉर्मेशन काफी वक्त से एक्टिवेट नहीं रहा, जिससे तुम इस लैंड के अंदर प्रवेश कर सकते हो। और एशियन टेक्स्ट के अनुसार यहाँ पर कई सारे हेवनली सीड पनपे होंगे, साथ ही कई सारे काउंटलेस ट्रेजर सीड भी मौजूद है। हो सकता है कि कई सारी डिवाइन हर्ब भी तुम्हारे हाथ लग जाए, इसीलिए तुम्हें जल्दी से उन्हें ढूंढना चाहिए और कोई भी लड़ाई झगड़े में हेवन के द्वारा दी गई इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। सभी उनकी बात समझ जाते हैं और वो सभी तेजी से उस जगह पर इमोर्टल सीड को ढूंढने लग जाते हैं। जुआन कुन चलते हुए अचानक अंदर धंस जाता है, जिससे उसे एक इमोर्टल सीड मिल जाता है। बियान्यू ये देखकर कहती है कि तुम वाकई काफी किस्मत वाले हो जो तुम्हें चलते चलते ही एक प्योर फायर सीड मिल गया। वास्तव में मोटे कद्दू तुम्हारा गुड लक कमाल का है। और वो भी इमोर्टल सीड को ढूंढने के लिए आगे निकल जाती है। वही मोदाओ आग से भरी हुई ऐसी जगह पर पहुंचा था जहां फायर ओरिजिन एसेंस मौजूद है। वो खुशवा कहता है कि मुझे इसकी ही सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो वही कल्टिवेशन करने बैठ जाता है। बाकी सभी भी इमोर्टल सीड को ढूंढने में लगे हुए थे। शियाओ भी लगातार एक खास सीड की तलाश में आगे बढ़ रहा था। बियान यू को भी एक इमोर्टल सीड मिल जाता है। वो खुश हुई कहती है कि वास्तव में यह जगह कमाल की है
जो मुझे यहाँ पर ये वाटर चैनल सीट मिला। उसने वांग शी से पहले इस सीट को हासिल किया था, इसीलिए वो उसे चिढ़ा रही होती है कि मैंने बिना किसी एफर्ट के ही इसे हासिल कर लिया। तभी वो शियाओ को वहाँ से गुजरता हुआ देख कहती है कि तुम्हें अब वांग शी की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम मेरे कबीले में शामिल क्यों नहीं हो जाते। वांग शी भी शियाओ को देख लेती है, उसे गुस्सा आया और वो बियान्यू से कहती है कि तुम्हें एक वाटर सीट मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आग के साथ खेलो, और वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं शियाओ की नजर फेरी उचन पर जाती है जो किंगी का पीछा कर रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।